गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको गलता लोहा कहानी का सारांश और लेखक परिचय करवाया था। आज गलता लोहा कहानी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। इस पाठ का क्वेश्चन नंबर 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। विद्या कहते हैं शिक्षा। धनराम लोहार का बेटा है। उसका मन गणित का ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं और न याद करने पर उसको मारते भी हैं। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे थे। वे उसे शान चढ़ाना, जैसे लोहे को भट्टी में तपाना, धोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना और घन चलाना। घन कहते हैं एक भारी हथौड़ा होता है, उसको सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे संटी से यानी कि डंडी से मारते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था। पढ़ाई की विद्या और कारीगर की विद्या यही होती है जो शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझ सकता? प्रतिद्वंदी कहते हैं मुकाबले में आने वाला। धनराम स्वयं को नीची जाति तथा मोहन अपने को ऊंची जाति का समझता था। इसके अतिरिक्त मोहन पढ़ने में भी धनराम से अधिक होशियार था। इसलिए कक्षा अध्यापक ने उसको कक्षा का मॉनिटर बना दिया। मास्टर जी भी यही बात कहते थे कि मोहन बड़ा होकर एक अच्छा युवक बनेगा, योग्य बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन के साथ कभी स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता का भाव नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता था और क्यों? सामान्यतः ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार समुदाय के लोगों के साथ उठना बैठना व किसी प्रकार का कोई भी मेल जोल बर्दाश्त नहीं होता था। शिल्पकारों द्वारा ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन करना था। धनराम लोहे की छड़ को मोड़कर गोलाई में ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे वो सही आकार में नहीं आ रही। उसने एक हाथ में संडासी पकड़ी और दूसरे में हथौड़ा उस पर चोट करता था, किंतु निहाई यानी कि किसी एक ऊंचे लोहे की सिर पर रखकर फंसाने के कारण उसे लोहे की छड़ उसी प्रकार से मुड़ नहीं रही थी जैसा उसको वह आकार देना चाहता था। कुछ देर बाद धनराम को काम करते हुए देखता रहा। मोहन फिर अपना सारा संकोच त्याग कर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर छड़ को निहार कर उसे ठीक प्रकार से पीट कर सोही गोलाई में आकार दे दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ कि पुरोहित का बेटा होकर लोहार के साथ बैठकर हाथ से कारीगरी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? मोहन के पिता पुरोहित बंशीधर उसे अपनी बिरादरी के रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेजते हैं। उसे विश्वास है कि वहाँ पर जाकर ये एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखला करवाएंगे और एक दिन मोहन एक बड़ा अफसर बन कर के आएगा। यहाँ पर तो उसका वजूद एक नौकर के समान था, लेकिन मोहन जब रमेश बाबू के घर चले जाते हैं तो वहाँ पर नौकर के समान रखा जाता है। पिता को उम्मीद थी कि लखनऊ जाकर वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और घर के काम, लेकिन वहाँ जाकर वह घर के कामों में उलझा रहा, इसलिए उसे पढ़ने का समय नहीं मिला। लेखक ने इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बिरादरी का यही सहारा होता है? इसका ये यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, इस पर बताना है कि इनके बारे में क्या क्या कहा है। किसने किससे कहा? मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में मोहन के पिता ने वंशीधर, जो मोहन के पिता वंशीधर थे, रमेश ने कहा।
बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किसको कहा? मोहन के पिता ने वंशीधर ने रमेश से कहा। दूसरा, ख किस प्रसंग में कहा? मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा। तीसरा, किस आशय से कहा? यह वाक्य वंशीधर ने कृतज्ञता के भाव से कहा। किससे कहा? यानी कि रमेश से। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? यानी कि बिरादरी का यही सहारा होता है। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में वंशीधर का आशय सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि मोहन को रमेश के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था, किंतु रमेश ने उसे पढ़ाने की अपेक्षा घर के कामकाज में ही लगाए रखा। इसलिए रमेश का यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक सिद्ध हुआ। छठे क्वेश्चन का ही दूसरा भाग, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक एक चमकने वाला। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया। किस प्रसंग में कहा गया? जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को गोलाकार रूप देने में असमर्थ हो रहा था, तब मोहन ने उस छड़ को सहज ही गोलाकार बनाकर उसकी त्रुटि को दूर कर दिया। इस कारण मोहन की आंखों में एक सर्जक यानी चमकने वाली चमक आ गई। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यहाँ पर गै प्रश्न। यह वाक्य मोहन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वह जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता था और वह परिश्रमी एवं साहसिक था। उसके काम करने की लगन में निपुणता थी और वह एक अच्छा कारीगर था। वह अपनी सफलता पर संतुष्ट था। यहाँ कुछ प्रश्न पाठ के आसपास हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा करें। यहाँ पर कहानी के आधार पर गांव में मोहन अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा। गांव में उसे गरीबी का सामना करना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती। पढ़ाई जारी रखने के लिए 2-3 मील की चढ़ाई करना पड़ता। यह संघर्ष अपनी सफलता और अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए करता था। शहर में जाने के लिए उसे रमेश के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह उसके घर के सारे काम एक नौकर की भांति करता था। थोड़ा बहुत समय तक अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसका अपना सपना सारा धूमिल हो गया और माता पिता के जो अरमान थे वो टूट गए। गांव का होनहार बालक शहर में एक घरेलू सा नौकर बनकर रह गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। अब यहाँ पर 2 बातें आई हैं, खूबियाँ और खामियाँ। पहले हम खूबियों के बारे में बताते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह गांव की पाठशाला का अध्यापक था। उसके व्यक्तित्व में गुण और अवगुण अथवा खूबियाँ और खामियाँ दोनों थी। हम खूबियाँ का बात करते हैं। वह ग्रामीण क्षेत्र में रहकर एक अध्यापक कार्य को पूरी लगन से निभा रहा था। वह बिना किसी दूसरे अध्यापक के सहयोग से अकेला ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था और अच्छे बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित करता था। शिक्षा में कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ाने का हर संभव प्रयास करता था। दूसरा नंबर, खामियाँ। मास्टर त्रिलोक सिंह अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते थे। वे मोहन से भी बच्चों को सजा दिलवाते थे। वे बच्चों के कोमल मन की ओर ध्यान दिए बिना उन्हें कठोर बातें कह देते थे, जिससे बच्चे का मन निराश हो जाता और सदा के लिए पढ़ाई छोड़ देता। उसकी मार व कठोर वाणी से बच्चे हमेशा डरे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? इस कहानी का अंत कई प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, मोहन द्वारा गांव में जाकर ब्राह्मणों के झूठे मान की रक्षा हेतु कोई काम न करना। नंबर 2, मोहन के द्वारा शिल्पकार का काम करने पर बिरादरी द्वारा उसका बायकाट करना, यानी उससे दूर होना। नंबर 3, मोहन के पिता वंशीधर द्वारा रमेश से झगड़ा करना और उस पर बिरादरी के प्रति बेवफाई का दोषारोपण करना। नंबर 4, मोहन के द्वारा गांव में छोटा कारखाना लगाना और ग्रामीण युवकों को तकनीकी शिक्षा देना। बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको पाठ अभ्यास के प्रश्न और पाठ के आसपास ये करवाए हैं। ये सभी प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में
लिखेंगे और याद करेंगे।